हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स फॉर इको ऑनर्स। तो बुक हम लोग फॉलो करेंगे डीएन गुजराती। डीएन गुजराती से आपका सिलेबस है चैप्टर 2 से लेकर के चैप्टर 10 तक। हर चैप्टर का नेम क्या क्या है इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने ब्रीफ में डिस्कस किया हुआ है हाउ टू स्टडी इकोनोमेट्रिक्स वीडियो में। आप यूट्यूब पे सर्च करना हाउ टू स्टडी इकोनोमेट्रिक्स, तो उसमें आ जाएगा राइट वे क्लासेस का, आप वहाँ देखोगे तो वहाँ मैंने सब कुछ बता रखा है कि क्या क्या सिलेबस है, कैसे कैसे पढ़ना है, ये सारा कुछ। आज हमारी फर्स्ट क्लास है चैप्टर 1। तो वैसे उससे कुछ पूछता नहीं है, बेसिक्स है, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हो वैसे चैप्टर 1 कभी खाली वक्त में बैठ करके पढ़ लेना, बस आइडिया लग जाएगा। तो चैप्टर 1 नहीं भी पढ़ोगे तो कोई ज़्यादा लॉस नहीं है, सीधा आप चैप्टर 2 से स्टार्ट कर सकते हो। अब इकोनोमेट्रिक्स पढ़ने से पहले हमें किस किस नॉलेज की ज़रूरत होगी? एलिजिबिलिटी टू स्टडी इकोनोमेट्रिक्स, जैसे एलिजिबिलिटी नहीं होता किसी एग्जाम में बैठने के लिए, वैसे ही तो आपको स्टैट्स का जो डिवोर में आपने पढ़ा था ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये 3 चीज़ आपको आना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ आता है तो फिर आप पढ़ पाओगे। और मैथमेटिक्स भी थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, स्लोप, ये सब बहुत कुछ है थोड़ा थोड़ा, तो वो सारा कुछ आपको आना चाहिए। मैथमेटिक्स में जो ग्राफ हमने पढ़ा था चैप्टर 2 में, चैप्टर 9 में मैक्सिमम मिनिमम, वो सब भी आना चाहिए। तो मैथमेटिक्स में चैप्टर 2 9 और थोड़ा बहुत इलास्टिसिटी जो चैप्टर 5 में था, और उसके बाद से चैप्टर 17 में जो मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा था उसका तो अभी जस्ट यूज़ कर लेंगे हम लोग चैप्टर 2 में। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स में जैसे मैक्सिमा मिनिमा निकालते थे पार्शियल डेरिवेटिव का, उसका भी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो 2 5 9 17 ये 4 चैप्टर मैथमेटिक्स से चाहिए। और स्टैट्स से आपका चाहिए चैप्टर 4 जिसमें था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके ऐसे चैप्टर 7 और चैप्टर 8। ये इतना कर लोगे तो काफ़ी है। अगर नहीं पहले पढ़ा है तो इन सबको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो आप एक बार मैसेज करके पूछोगे तो आपको गाइड कर दिया जाएगा। तो अब बच्चे स्टार्ट करें। आज हम अपना लीनियर रिग्रेशन इन 2 वेरिएबल्स चैप्टर 2। रिग्रेशन, आपने को रिलेशन तो पढ़ा हुआ है लेकिन रिग्रेशन नहीं पढ़ा हुआ है ना। को रिलेशन आपने 5.2 में पढ़ा हुआ था। रिग्रेशन में क्या होता ना कि को रिलेशन में था कि एक्स और वाई दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन कौन किस पे डिपेंड कर रहा है ये इसकी चर्चा कहीं नहीं हुई थी। याद होगा अगर आपको, चैप्टर 5.2 में हमने पढ़ा था कोरिलेशन, तो एक्स और वाई के बीच में निकलता था। लेकिन रिग्रेशन में क्या है ना कि एक को चेंज करेंगे तो दूसरे में चेंज दिखेगा, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरे में चेंज दिखेगा। एक एक्स वेरिएबल है, इसको बढ़ा रहे हैं, वाई वेरिएबल में बढ़ेगा, या फिर एक्स को बढ़ा रहे हैं तो वाई में घट भी सकता है, वो तो डिपेंड करेगा ना नेचर पे। तो यहाँ पर जो है ना वो बहुत माइन्यूटली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रिग्रेशन के बारे में कि रिग्रेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। रिग्रेशन में फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा सा थ्योरी आपको लिखना पड़ेगा, सेकेंड क्लास से फिर आपको अच्छा लगने लगेगा। तो रिग्रेशन में जो है मैंने आपको बताया है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो एनालिसिस इज द regression analysis is the study of cause and effect relationship between the two variables, दो वेरिएबल के बीच में, ठीक है। वन इज इंडिपेंडेंट एंड द अदर इज डिपेंडेंट। अब जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे 2 वेरिएबल की बात हो रही है तो एक हम ले लेते हैं x और एक ले लेते हैं क्या, y। मल्टीपल भी पढ़ना है हमें। अभी डिवोर में ना चैप्टर 2 और 3 में 2 वेरिएबल तक का चलेगा, चैप्टर 4 से आते ही मल्टीपल शुरू हो जाएगा। तो 2 वेरिएबल वाला भी मॉडल हमें पढ़ना है और मल्टीपल भी पढ़ना है आगे चल करके। तो मल्टीपल भी समझा देंगे कि क्या है, उसके बारे में डिटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे, चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे बच्चे? चैप्टर 4 में। 2 वेरिएबल में जैसे देखो मैंने अगर y इज इक्वल टू ax प्लस b बोला आपको, अब इसमें x की वैल्यू 1 डालोगे तो मिलेगा y a प्लस b, अगर x की वैल्यू 2 डालोगे तो 2a प्लस b। चेंज कितना आ गया? a आ गया। तो यहाँ पर जो है ना x में जैसी वैल्यू पुट कर रहे हैं वैसा y आ रहा है। तो कौन सा फ्री है, किसको हम डालने के लिए फ्री हैं? तो x इज फ्री। x इज व्हाट? इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं उसको, फ्री भी बोलते हैं। x को क्या क्या नाम दे दिया गया है?
बहुत सारे नाम है लेकिन आपको सारा नाम पता होना चाहिए। अब ये एक्स और वाई कहाँ किस नेम से पहचाना जाएगा, किस चैप्टर में, किस कोने में, तब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, आपको सारा नाम पता होना चाहिए। अब जैसे कृष्ण है, कृष्ण के नाम कितने हैं? माधव भी है, कृष्ण भी है, माखन चोर भी है, मधुसूदन भी है, बहुत सारे नाम है। खैर मुझे तो उतना पता भी नहीं है, तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। कहीं अगर उनको रेफर किया जाएगा तो पहचान में आ जाएगा कि भाई हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वैसे ही एक्स और वाई है। एक्स को इंडिपेंडेंट भी कहा जाता है, एक्सप्लानेटरी भी कहा जाता है। एक्सप्लानेटरी इसलिए क्योंकि ये एक्सप्लेन करने की क्षमता रखता है। फ्री भी कहा जाता है, फ्री इसलिए क्योंकि इसकी वैल्यू हम कुछ भी अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। एक्सोजिनस टर्म है जो कि आपने उसमें भी पढ़ा था, कि इसमें MME 1 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, एक्सोजिनस और एंडोजिनस वेरिएबल। तो ये चारों नेम एक्स के लिए यूज किए जाते हैं। वहीं पर वाई के लिए क्या क्या यूज किया जाएगा बच्चे? इंडिपेंडेंट की जगह पे डिपेंडेंट वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि वाई जो है वो एक्स पे डिपेंड करे, जैसा एक्स डालेंगे वैसा वाई आएगा। तो वाई की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, वाई एक्स के थ्रू निकल रहा है, ठीक है। एक्सप्लेन्ड बोलते हैं, अगर एक्स एक्सप्लानेटरी है तो ये एक्सप्लेन्ड है। एक्स एक्सप्लेन कर रहा है और हो कौन रहा है? वाई एक्सप्लेन हो रहा है, दैट्स वाई वाई इज कॉल्ड एक्सप्लेन्ड वेरिएबल। नेक्स्ट इज नॉट फ्री। अगर when x is free then y will be termed as not free. Exogenous then this is endogenous. तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। तो 2 वेरिएबल है बच्चे, तो आपको सिर्फ 2 ही दिखेगा, एक x और एक y। अब मल्टीपल में क्या है कि बहुत सारे दिखेंगे। y इज इक्वल टू a प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस b3 x3, और भी बहुत सारे दिख सकते हैं। तो ये हो जाता है मल्टीपल में, ठीक है। अब अभी मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये क्यों बोल रही है कि x फ्री है, x डालेंगे तभी y आएगा। कई बार बच्चे सोचते हैं मैम y डालेंगे तो भी तो x से सॉल्व करके निकाल सकते हैं, लेकिन रिग्रेशन में दोनों मॉडल अलग अलग होते हैं। एक होता है y ऑन x और एक होता है x ऑन y। y ऑन x में y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, और यहाँ पर x इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी होगा, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते कि यहीं से आपने x निकाला, x इज इक्वल टू 1 बाई ए वाई माइनस बी बाई ए। दिस इज नॉट x ऑन y। एक वेरिएबल जो है, एक जो रिग्रेशन होगा अगर y ऑन x है तो वो y ऑन x ही होगा। आप उसको मैथमेटिकली सॉल्व करके इतना इजीली नहीं निकाल सकते। इसके पीछे कारण है, बताएंगे, क्योंकि सारे पॉइंट्स उसी लाइन पे नहीं लाई करते, इसलिए आप ये ऐसा काम नहीं कर सकते। अगर आपको x और y निकालना है तो फिर y को इंडिपेंडेंट की जगह पे रख करके और x को डिपेंडेंट की जगह पे रख करके जो भी हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे कोफिशिएंट निकालने का, उसमें पुट करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको याद क्या रखना, छोटी छोटी बारीकियां जो कि आपको ध्यान में रखना है, आप मिस्टेक ना करें कि अगर y ऑन x मॉडल दिया हुआ है तो उसमें आप x पुट करके y निकाल सकते हो, उसमें y पुट करके x नहीं निकालेंगे, उसके लिए दूसरा मॉडल होगा x ऑन y, ठीक है। तो ये बहुत छोटी सी बात थी लेकिन आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि आखिर ये हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। ये एक बीच में थ्योरेटिकल आ गया है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस, तो देखो पढ़ क्यों रहे हैं। तो पहला कारण है पढ़ने का, पहला टू एस्टिमेट मीन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। मीन ऑफ मतलब y का मीन निकाल लेंगे अगर x का मीन है हमारे पास, तो डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम गिवन एक्सप्लानेटरी वेरिएबल। गिवन एक्सप्लानेटरी वेरिएबल, इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल मीन। ये जब पीआरएफ पढ़ेंगे ना तो कंडीशनल मीन आपको समझ में आ जाएगा। आप में से कई बच्चे हो सकता है कॉलेज में या कहीं पर फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके होंगे तो उनको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। जो बच्चे बिल्कुल फर्स्ट डे हैं क्लास में उनको बता दें कि आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है इकोट्रिक्स। इकोट्रिक्स काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होता है, डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि अगर आप शुरुआत से पढ़ते जा रहे हो, रेगुलर हो, तो फिर आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत लेंथी सिलेबस है इसका और आपको शुरुआत से ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लास्ट तक समझ पाओगे। आप सोचोगे कि लास्ट का 2-3 चैप्टर कर ले, वो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इसको डिफ़िकल्ट माना जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी है और शुरुआत से अटेंशन मांगता है ये।
तो जिन बच्चों का फर्स्ट क्लास है उनको थोड़ा कम समझ में आएगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। 1-2 क्लास में आप भी नॉर्मल बच्चों की तरह समझने लगोगे, जो बच्चे पहले से पढ़ रखे हैं। अब देखो, जैसे रिग्रेशन की बात क्या है, छोटी छोटी बातें हम आपको साथ साथ बताते हुए भी चलते हैं। जैसे y इज इक्वल टू, अगर हमारे पास है ax प्लस बी, तो रिग्रेशन इक्वेशन जो है ना, चाहे वो कहीं से भी पास करे, और तो उसका x मीन और y मीन से ज़रूर पास करता है। सपोज करो ये y ऑन x लाइन है और ये x ऑन y लाइन है, तो दोनों x बार और y बार से पास करेंगे, मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे x बार और y बार। अब ये डायग्राम मुझे इसलिए बताना पड़ा है क्योंकि इसमें 2 बातें हैं। पहला कि हर रिग्रेशन लाइन अपने x बार y बार से पास करेगा। देखो ना, लाइन L1 और L2 दोनों ही x बार y बार से पास कर रही है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो जब सारे रिग्रेशन लाइन अपने मीन से पास करेंगे, तो जब आप ax बार डालोगे और प्लस b डालोगे, तो यहाँ पर y क्या मिलेगा? क्या सिंपल y मिलेगा? नो, y मीन मिलेगा, y मीन मिलेगा। ठीक है, तो कंडीशनल मीन अभी थोड़ी देर में देखेंगे हम लोग कि कंडीशनल वर्ड क्यों यूज़ करते हैं। अभी बस आप इतना समझो कि हर रिग्रेशन लाइन अपने मीन से पास करता है, इसलिए जब x की जगह x मीन डालेंगे तो y की जगह y मीन निकल जाएगा। इसलिए भी कभी कभी रिग्रेशन स्टडी हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है टू फोरकास्ट द मीन वैल्यू। फोरकास्ट का मतलब क्या हो गया? ऑफ y फॉर x बियॉन्ड द सैंपल रेंज, बियॉन्ड द सैंपल रेंज। अब देखो बच्चे, फोरकास्ट का मीनिंग क्या होता है? टू फोरकास्ट द मीन वैल्यू ऑफ y फॉर x बियॉन्ड द सैंपल रेंज। सपोज करो मेरे पास 2050 तक का डेटा है, ध्यान से देखो, 2001 से लेकर के 50 साल का डेटा है मेरे पास, 2002 से लेकर के 2050 का डेटा है। लेकिन हम लोग निकालना चाह रहे हैं 2080 के लिए। ये तो बहुत फ्यूचर की बात है। फ्यूचर में जो घटना है, जो घटना अभी घटित होना बाकी है, उसके बारे में हम कैसे आइडिया लगा लेंगे? तो इसी को कहा जाता है फोरकास्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ लास्ट 50 ईयर्स। हम लोग ये एस्टिमेट लगाएंगे कि 2080 में जा करके क्या बिहेवियर होगा x या y जो भी है उसका, और उसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर देंगे, और ये सब कुछ ना बहुत ऊंचे लेवल पे चल रहा होता है, नेशनल लेवल पे चल रहा होता है। इंडिया भी तैयारी कर रहा होगा। जैसे आप एक सुनते हो, कुछ भी आप सुनते हो कि 2047 में इंडिया के साथ ये हो जाएगा, पॉपुलेशन ये इतना हो जाएगा। उसके लिए अभी से इंडिया उस लेवल पे अपनी तैयारी कर चुका है, कमेटी वगैरह बना लेता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो ये बात हो गई टू फोरकास्ट द मीन वैल्यू ऑफ y बियॉन्ड द सैंपल रेंज, जो हमारे सैंपल में नहीं है। ये तो इससे आप ये मत समझना कि फ्यूचर का ही लेते हैं। मान लो 2000 से लेकर के 2050 का है, लेकिन हम निकालना चाहते हैं 1985 का, वो भी निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज रिकॉर्ड्स। तो इसमें भी रिग्रेशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू estimate the mean values from the available values, to estimate mean values from the available data, मतलब जो डेटा है उसमें से निकालेंगे मीन। ठीक है, उसके बाद से फोर्थ है टू टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ द डिपेंडेंस। अभी आपको ये नहीं समझ में आएगा हाइपोथेसिस अबाउट द नेचर ऑफ डिपेंडेंस, कि y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सब कुछ पढ़ना है हम लोगों को, कोलिनियरिटी, मल्टी कोलिनियरिटी, इंडिपेंडेंस, इन सब के बारे में पढ़ना है। आगे चल करके चैप्टर 3 और 4 में इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अबाउट द नेचर ऑफ डिपेंडेंस, कि x और y में कोई रिलेशनशिप है भी या नहीं, ये भी हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं PRF। रिग्रेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपको कुछ, जैसे मार्केट का सर्वे करना है ना, तो आपको कोई फैक्ट्री वगैरह अगर लगानी है दिल्ली में सपोज करो, तो आपने मार्केट का सर्वे किया, सर्वे करके एक मॉडल बनाया कि भाई मुझे इस मॉडल के तहत में फैक्ट्री बनानी है। अब पूरा अगर ढंग से आप सिस्टम से चलोगे ना, तो आपके लॉसेस काफ़ी कम होंगे और स्मूथली आपका फैक्ट्री भी रन करेगा।
अब आपने कुछ पता लगाया नहीं और आपने आकर के यहाँ पे फैक्ट्री खोल दी किसी ऐसी चीज़ की जो कि कंट्रोवर्शियल है। अब यहाँ में लोकल दंगा आ गया, आपकी फैक्ट्री को हटाना पड़ा। ऐसा हुआ था ना, सिंगूर का मामला आपको याद होगा। सिंगूर में जब मारुति ने छोटी कार के लिए, जब नैनो कार के लिए फैक्ट्री लगाई थी, तो वहाँ पे लोकल लोगों का सेंटिमेंट्स हर्ट कर गया था, कुछ ज़मीन का मामला आया था, फिर वहाँ से पूरे फैक्ट्री को शिफ्ट करना पड़ा कहीं और, प्लांट को ही शिफ्ट करना पड़ा। तो इसलिए पहले रिसर्च एनालिसिस करना ज़रूरी है। उन सब के लिए भी पीआरएफ काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। मतलब पीआरएफ में डेटा कलेक्ट करना है, उस डेटा के बेसिस पे एक मॉडल बनाना है, मॉडल में क्या अच्छाई है क्या बुराई है ये भी हम लोगों को चेक करना है, उसके बाद से फिर इम्प्लीमेंट करना है। समझ में आ गई बात? तो कम से कम लॉस हो, रिस्क भी कम हो, इन सब के लिए रिग्रेशन किया जाता है। तो पीआरएफ का फुल फॉर्म होता है, अब हम लोग थोड़ा थोड़ा एंटर करने वाले हैं, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन फुल फॉर्म है ये। अब पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन क्या है, तो ध्यान से सुनो। PRL, कुछ अभी लाइंस आप छोड़ दो, 8-10 लाइन छोड़ दो, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर वापस आकर के उसके बारे में लिखेंगे। एग्जाम्पल है आपके बुक का सैट स्कोर है, आपके बुक में है सैट स्कोर, रीडिंग है तो रीडिंग निकालो, नहीं है तो फिर आप सुनो बस। सैट स्कोर, सैट का फुल फॉर्म क्या होता है? पीआरएफ में सैट का फुल फॉर्म है, जरा देखना, शुरुआत का 2-3 लाइन पढ़ना है आपको, उसके बाद से तो फिर हम आपको समझा ही देंगे। ये है आपका पेज नंबर है 22 और टॉपिक है 2.2, मतलब सेकंड पेज पे ही है। जब आप चैप्टर 2 खोलोगे तो उसके सेकंड पेज पे ही रीडिंग में लिखा हुआ आपको मिलेगा, द पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन पीआरएफ। मिल गया सभी को? अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। To illustrate what all this means, we will consider a concrete example in the last 2 years of high school. Most American teenagers take the SAT college entrance examination. The test consists of 3 sections: critical reasoning, formerly called the verbal section, mathematics and an essay portion. ठीक है? तो सैट का मतलब होता है बच्चे स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। तो ये अमेरिकन टीनेजर्स का जो टेस्ट लिया गया है उसमें कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाया जा रहा है, उसके लिए सैट एग्जाम हो रहा है। अब तो इंडिया में भी होने लगा है काफ़ी जगह पे। द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस, टेस्ट में 3 सेक्शन है। क्रिटिकल रीजनिंग जिसमें वर्बल सेक्शन है, मैथमेटिक्स एंड एस्से पोर्शन, मतलब इंग्लिश है, रीजनिंग और मैथ्स है। ईच स्कोर्ड ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 800, मतलब सबका स्कोर कितना है? 0 to 800 है, और है इंग्लिश, मैथ्स एंड वर्बल रीजनिंग। Since the essay portion is more difficult to score, we will focus primarily on the mathematics section. Suppose we are interested in finding out, अब देखो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, finding out whether a student's family income is related to how well students score on the mathematics section of the test. मतलब वो इनकम और टेस्ट के बीच में रिलेशनशिप चेक करना चाहते हैं, और ये भी चेक करना चाहते हैं कि टेस्ट जो है वो ऑन इनकम डिपेंड करता है या नहीं। मतलब अच्छे फैमिली के बच्चे जिनकी इनकम हाई है, क्या उन बच्चों का मैथ्स में स्कोर ज़्यादा हुआ है, ये चेक करना चाह रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? मैथ्स के स्कोर को चेक करना इनकम पे डिपेंड करता है या नहीं। अब इसके लिए इन्होंने ब्रोकन इनटू 10 क्लासेस, आप डेटा देखो 10 क्लासेस में ब्रेक कर दिया है, आपको दिख रहा होगा 10 क्लासेस। पहला है स्टूडेंट, और हर इनकम लेवल में से 10-10 बच्चे लिए गए हैं, ध्यान से देखना। पहला है डॉलर फैमिली इनकम, फैमिली इनकम को 10 क्लास में डिवाइड कर दिया गया है। डॉलर 5000 वाले बच्चे, नेक्स्ट है डॉलर 15,000 वाले बच्चे, फिर है 25,000, 35,000, 45,000, 55,000, 65,000, 75,000, 90,000, लास्ट में है 150,000, यानी 1,50,000। ये डॉलर में है इनकम, और हर इनकम स्लैब के अंदर में 10-10 बच्चों का मार्क्स जो है मैथमेटिक्स का वो रिकॉर्ड किया गया है, सैट स्कोर। तो उनका क्या आया है, जैसे 1 2 3 4 ... 10th, जैसे पहले वाले में 460,
470, 460, 420, 440, इस तरीके से 10 बच्चों का मार्क्स रिकॉर्ड किया गया। इधर में आप देखो अपने बुक में डेटा 480, 510, 450, लाइक दिस वे 10th तक सबका रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पे 570 से लेकर के 600 तक रिकॉर्ड किया गया। यहाँ पे लास्ट में क्या है, 490 है, 490 है, यहाँ पे 520 है, 490 और 520। अब देखो, अब यहीं से समझना, ये तो क्वेश्चन में हमें डेटा दिया हुआ है, हमने इनकम लेवल को 10 क्लासेस में डिवाइड कर दिया और हर इनकम लेवल में हम लोगों ने स्कोर भी चेक किया, 10-10 बच्चों का, 10-10 बच्चों का स्कोर चेक किया। अब पहले वाले का एवरेज निकाला, मीन निकाल रहे हैं बच्चे। पहले वाले का मीन आ गया 452, दूसरे वाले का मीन आ गया 475, तीसरे वाले का मीन आ गया 478, लास्ट वाले का आ गया 552। पहले ना 2-3 क्लास जो है वो पेशेंस रख के पढ़ना पड़ता है, तभी जब टर्म्स खुल जाते हैं ना, क्लियर हो जाते हैं, तो फिर समझ में आने लगता है। तो अभी हम लोग का फोकस है कंडीशनल मीन के ऊपर, वो क्या होता है, पीआरएफ क्या होता है, इस बात को समझने के लिए। तो पहले अभी इसी पे फोकस करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। तो ये जो मीन है, ये जो एवरेज आया है, एवरेज ऑफ सैट मैथमेटिक्स स्कोर, ये उस इनकम ग्रुप का आया है जिन बच्चों का फैमिली इनकम क्या है, उनके घर का फैमिली इनकम है $5000। तो इसको हम लोग मान लो कि x1 कह रहे हैं, x1 इज $5000, x2 इज दिस वन, x10 इज दिस वन। तो ध्यान से सुना, दिस इज कंडीशनल मीन। कंडीशनल मीन मतलब एक्सपेक्टेंसी ऑफ y फॉर गिवन x1 इज इक्वल टू $5000 एंड दैट इज 452। समझ में आई बात। सेकेंड वाली वैल्यू के लिए आप क्या बोलोगे, दिस इज कंडीशनल मीन फॉर y गिवन x2। आप ऐसे भी लिख सकते हो या पूरा समझा करके भी लिख सकते हो, x2 इज इक्वल टू 15000 वाला ये एवरेज है और ये आ गया 475। तो यहाँ पे भी एवरेज भी जो है ना वो अलग अलग है, हर इनकम लेवल का सेट स्कोर का एवरेज अलग अलग है। अब इसको क्या बोलेंगे, सो दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेंसी को ही एवरेज बोलते हैं ना, मीन। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y फॉर गिवन x10 इज इक्वल टू 1,50,000, दैट इज 552। तो ऐसे आपको 10 कंडीशनल मीन्स मिली होंगी। ये सब क्या है, ये सब कंडीशनल मीन्स है, कंडीशनल मीन्स, कंडीशनल मीन्स। ये एवरेज तो है लेकिन एक कंडीशन को फॉलो करते हैं, जैसे ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि सबका इनकम 5000 है, इसमें ये कंडीशन फॉलो हो रहा है कि सबका इनकम 15000 है, यहाँ पे सबका इनकम क्या है, 1,50,000 है। समझ में आ गई बात कि इनको कंडीशनल मीन क्यों कहा जा रहा है। अब इसी कंडीशनल मीन के बाद 10 कंडीशनल मीन मिले हैं आपको, ध्यान से सुनना। अब एक ग्राफ हम लोग बनाने वाले हैं, बहुत आराम से ग्राफ बनाना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। यहाँ पे x1 5000 आपको पता ही है, नेक्स्ट 10,000 हो जाएगा, 15,000, तो x2 15,000 है शायद, x2 है 15,000, लाइक दिस x3 x4 x5 जो भी है, x10 तक गए और लास्ट में 1,50,000 कर दिए। अब देखो 5000 के सामने में 10 वैल्यूज थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थी ना। ये देखो 460 470 460 420 440 490, लेकिन एवरेज क्या था, 452। तो सपोज करो एवरेज ये रहा 452। समझ में आ रहा है। ऐसे ही सबके सामने, x2 के सामने में भी 10 वैल्यूज थी, आप लोकेट करोगे, सबके सामने में 10 वैल्यूज थी, सबके सामने में 10 वैल्यूज। मैंने नहीं बढ़ाया, ये नेचर है, ये बढ़ता जा रहा है सबका। तो मान लो इसका मिला थोड़ा सा ऊपर, फिर हल्का सा नीचे, फिर सीधा सीधा जा रहा है, सीधा सीधा जा रहा है ना, फिर हल्का सा ऊपर हो गया, फिर हल्का सा नीचे हो गया। अगर आप सबको ज्वाइन करोगे तो लगभग एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, नॉट एक्यूरेटली स्ट्रेट लाइन, लगभग एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, ठीक है। तो इसी फंक्शन को हम बोलते हैं ज्वाइनिंग ऑल द कंडीशनल मीन इज कॉल्ड PRF।
और लाइन को बोलते हैं लाइन इज PRL, पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन। लाइन को क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन। और फंक्शन को बोलेंगे PRF, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। क्लियर बच्चे? तो अब आप समझ चुके हो ये कंडीशनल मीन को ज्वाइन करने का लगभग स्ट्रेट लाइन मिला। ये देखो ना, ये स्ट्रेट लाइन मिला, लगभग एक स्ट्रेट लाइन मिला। तो अब आप डेफिनेशन थोड़ा थोड़ा समझ चुके हो, डेफिनेशन थोड़ा थोड़ा समझ चुके हो। तो अब लिखने की बारी आ रही है कि व्हाट इज PRF। जो मैंने जगह छुड़वाया था वहां पे चलते हैं। तो मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ, मैथमेटिकल, अब इसी लाइन का जो होगा मैथमेटिकल फंक्शन होगा। मैथमेटिकल फंक्शन जो होगा, मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे जैसे y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x। y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x, ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि PRF को रिप्रेजेंट कर रहा है। और PRL की ये मैथमेटिकल नोटेशन आ गई, इसी को बोलते हैं PRF, और इसका जो लाइन बनता है उसको बोलते हैं PRL। सो सिंपल, समझ में आ गई बात? सो लाइन जॉइनिंग ऑल द कंडीशनल मीन इज योर PRF। तो मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ PRL इज कॉल्ड पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। PRL को क्या बोलते हैं? PRL इज पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन। PRL इज पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन। अब पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन क्या है? तो मैंने जो आपको कहा, लाइन कनेक्टिंग ऑल द कंडीशनल मीन। सो द लाइन कनेक्टिंग all the conditional means in the स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम मतलब होता है कि जो पॉइंट्स जहां रहे वहीं पे छोड़ दो, उनको ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं है, तो उसको बोलते हैं स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम ऑफ द अवेलेबल डेटा ऑफ द पॉपुलेशन। ये सब पॉपुलेशन के डेटा से रिलेटेड है, सैम्पलिंग अभी नहीं हुआ है, पॉपुलेशन के डेटा से रिलेटेड है। तो PRF, PRL सब कुछ हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं, दिस इज कंडीशनल मीन। तो ऐसे लिख सकते हैं E ऑफ y xi इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 xi। ये भी PRF को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। अब आपने पहले पढ़ा होगा y इज इक्वल टू mx प्लस सी, बहुत बचपन में पढ़ लिया होगा मैथ्स में। m को क्या बोलते हैं? m इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो स्लोप बोलते हैं, और c को क्या बोलते हैं? y इंटरसेप्ट। अब जरा अगर जूनियर क्लास में चलें तो क्या मतलब होता है स्लोप और इंटरसेप्ट का? इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि लाइन कहाँ से स्टार्ट करेगा, मतलब x 0 डाल दोगे तो भी y c मिलेगा, मतलब c से स्टार्ट होगा लाइन। और स्लोप का मतलब होता है कि अगर आपने x में 1 यूनिट चेंज किया है तो इसमें कितना चेंज होगा। dy बाई dx कितना आ रहा है? m आ रहा है ना। dy बाई dx कितना आ रहा है? m आ रहा है। तो ये जो m है ये स्लोप है, और स्लोप को मैथमेटिक्स में बताया गया है कि व्हेन x इज इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट then y changes by how much unit, that is called the slope। तो यहाँ इस क्वेश्चन में m दिख रहा है। अब इस एग्जांपल में जब आप वापस आओगे तो इसमें आपका बीटा नॉट क्या हो गया? इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट को किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं? इवन इफ x is 0, y has some value, that is बीटा नॉट। बीटा 1 इज स्लोप, समझ में आ रहा है? स्लोप को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? व्हेन x इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट, व्हेन x इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट देन y चेंजेस बाय बीटा 1 यूनिट्स। ठीक है,
तो ये तो मैथमेटिक्स से आपको पता है लाइन के बारे में, लेकिन अब रिग्रेशन में क्या है कि बीटा 1 और बीटा 2 को कहेंगे रिग्रेशन पैरामीटर्स, एक नया नाम, आर रिग्रेशन पैरामीटर्स, आर रिग्रेशन पैरामीटर्स, या फिर रिग्रेशन कोफिशिएंट्स भी बोलते हैं, और रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, ठीक है। बीटा 1 को बोलते हैं इंटरसेप्ट, बीटा नॉट है ना, हम लोगों ने बीटा नॉट डाला है, ठीक है कोई बात नहीं, तो बीटा नॉट और बीटा 1 कर दो आप। बीटा 1 कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा 1, बीटा नॉट इज इंटरसेप्ट एंड बीटा 1 इज स्लोप, ठीक है। अब पीआरएफ जरूरी नहीं कि हर बार स्ट्रेट लाइन ही होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ पीआरएफ भी हो सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पीआरएफ, ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 में फंक्शनल फॉर्म में। डिफरेंट टाइप ऑफ पीआरएफ में ये स्ट्रेट लाइन है, कभी ऐसे हो सकता है, कभी ऐसे हो सकता है, कभी ऐसे हो सकता है, ऑल आर पीआरएफ। तो ये कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर 5 में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग फंक्शनल फॉर्म्स के बारे में। तो जरूरी नहीं कि हमेशा क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो, लेकिन जब पी आर एल बोलेंगे, इट इज अ केस ऑफ लोकस इज अ स्ट्रेट लाइन कॉल्ड पी आर एल, सिंस पी आर एल इज अप्रोक्सीमेटली लीनियर। जब पी आर एल बोलेंगे तब तो स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि लाइन बोल रहे हैं, ठीक है। अब मैथमेटिकल क्या क्या मीनिंग है, मैथमेटिकल तो समझा चुके हैं, मैथमेटिकल तो समझा चुके हैं ना। अगर y एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y फॉर गिवन एक्स आई इज इक्वल टू, अगर बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई है, दिस इज आवर पी आर एल, तो दिस इज इंटरसेप्ट, दिस इज बीटा 2 इज स्लोप। बीटा 2 के लिए ये भी है कि अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे d एक्सपेक्टेड वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स आई, तो ये आ जाएगा बीटा 2, ये आ जाएगा क्या, बीटा 2। तो ये बता रहा है कि जब x 1 यूनिट से इंक्रीज करेगा तो फिर y कितने से इंक्रीज करेगा। डायग्राम में देखो तो क्या मतलब है, ये हो जाएगा बीटा 1 इंटरसेप्ट, कहीं बीटा नॉट होता कहीं बीटा 1 होता, घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपने फंक्शन को देखना। और इसका मतलब अगर x में 1 यूनिट चेंज किए हैं तो यहाँ कितना चेंज होगा, बीटा 2 हर जगह, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये फायदा होता है स्ट्रेट लाइन में कि हर जगह 1 यूनिट पे बीटा 2 ही चेंज होगा। ये स्ट्रेट लाइन की ना अपनी खासियत है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, एडवांटेज ऑफ स्ट्रेट लाइन। एडवांटेज ऑफ लीनियर इज कि स्लोप हर जगह क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, स्लोप इज कांस्टेंट, ये कभी बदलता नहीं है, ठीक है। और वेरिएबल होगा तो स्लोप बदलेगा, वेरिएबल होगा तो स्लोप बदलेगा। एज फॉर एग्जांपल एक दूसरा लेकर के दिखलाते हैं, जैसे y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 1/x हो गया। तो यहाँ पर जब आप स्लोप निकालोगे तो dy/dx कितना आ जाएगा, बीटा नॉट तो 0 हो गया, माइनस बीटा 1/x स्क्वायर हो गया। और इसका ग्राफ अगर आपको याद है तो 1/x का कुछ ऐसे बनता है ना, और x इन्फिनिटी तो बीटा नॉट पे जाकर के रुकेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, बाद में भी पढ़ना ही है चैप्टर 5 में, बीटा नॉट पे जाकर के एसिम्प्टोटिक बिहेवियर हो गया, क्योंकि जैसे ही आप इसको इन्फिनिटी डालोगे तो 1/∞ क्या हो जाएगा, 0, और बचेगा बीटा नॉट। इसमें क्या है ना कि अगर यहाँ पे 1 यूनिट चेंज करते हो तो इतना गैप आता है, और यहाँ पे 1 यूनिट चेंज करते हो तो गैप इज वेरी स्मॉल, तो स्लोप इज नॉट सेम। समझ में आ रहा है, यहाँ पे गैप इतना बड़ा और यहाँ पे गैप इतना छोटू सा, आगे चल करके तो और भी बहुत कम गैप आ रहा है। तो स्लोप इज नॉट कांस्टेंट, स्लोप सेम नहीं है, चेंज हो रहा है, जैसे जैसे x बदल रहा है स्लोप भी बदल रहा है, तो स्लोप इज नॉट कांस्टेंट। तो समझ में आ गया लीनियर रिग्रेशन और नॉन लीनियर में क्या फर्क है, तो स्लोप का होगा। लीनियर में स्लोप हर जगह कांस्टेंट होता है, हर पॉइंट पे। नॉन लीनियर में स्लोप बदलता रहेगा, जैसा x आएगा वैसा स्लोप आएगा, ठीक है। स्लोप तो समझ गए।
अब एक बहुत ही नया टर्म आ रहा है आपके लिए, स्टोकेस्टिक पीआरएफ या फिर स्टैटिस्टिकल पीआरएफ। इसके लिए सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा, तब आप समझ पाओगे कि किस बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। सपोज करो किसी कंपनी में 50 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो सबका इनकम अपना अपना है। तो इस एक्सिस पे ले लिया इनकम और इधर ले लिया सेविंग, इधर क्या ले लिया, एक्सपेंडिचर ही ले लिया। चलो इनकम एक्सपेंडिचर कर्व। अब पहले वाले बंदे का इनकम जो है वो इतना है तो एक्सपेंडिचर इतना है, दूसरे वाले का है तो सही चल रहा है, तीसरे वाले का थोड़ा ज़्यादा हो गया, चौथे वाले का फिर से लाइन में आ गया, पांचवे वाले का भी लाइन में आ गया, छठे का थोड़ा सा कम हो गया, सेवेंथ का लाइन में आ गया, एट्थ का लाइन में आ गया, फिर नाइन्थ का बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 10th का लाइन में आ गया। इसका मतलब क्या है, अगर आप एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर ही देते हो सपोज करो, तो क्या सारे पॉइंट्स जितने भी थे डेटा के वो क्या एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं? मैथमेटिकली तो जो फंक्शन देखते हैं y इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2x, उससे तो ऐसा देखने से लगता है कि सारे भाई x y इसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखोगे तो सब उसको सेटिस्फाई नहीं करते हैं। ये हमारा लाइन बना, सजेस्टेड लाइन है, दिस इज आवर PRL। लेकिन किसी किसी का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, किसी किसी का एक्सपेंडिचर कम है। ध्यान से सुनो जो बताना चाह रहे हैं, यहीं पे सारा कुछ है चैप्टर 2 का बेसिक। अगर एक ट्रेंड देखा जाता, तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग सबका इसी लाइन पे लाई करना चाहिए था PRL पे। मान लो ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, x4, x5, x6, x7, मतलब x7 ने अजीब सा बिहेवियर शो किया, x3 ने अजीब सा बिहेवियर शो किया, x8, x9, x10, x11, फिर x12, x11 ने भी अजीब सा बिहेवियर शो किया, ये 3। x3 में क्यों है लाइन के ऊपर एक्चुअल वैल्यू, लाइन के ऊपर क्यों है? हो सकता है कि उनका जितना इनकम है ना, और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक्सपेंडिचर उनको इतना करना चाहिए, उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा है उनके फैमिली में। समझो ध्यान से, प्रैक्टिकली सब कुछ एक सिस्टम को नहीं फॉलो करता, प्रैक्टिकली तो वही होता है जो होना है। अब आप कहोगे कि क्या क्या कारण हो सकता है, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी के फैमिली में बाकी उसके फ्रेंड्स के जितने एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उसी हिसाब से उसका भी क्यों नहीं हो रहा, उसका कुछ ज़्यादा क्यों हो रहा है? हो सकता, बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। मोर एक्सपेंडिचर के कॉजेज हो सकते हैं फैमिली साइज। हो सकता है कि फैमिली में एक ही मेंबर कमाने वाला हो, 8-10 बैठ के खाने वाले हों, बचेगा क्या भाई, सारा तो उसका खर्चा ही हो जाएगा। या फिर हो सकता है कि कोई बहुत पुरानी बीमारी हो, क्रोनिक डिजीज जिसको कहा जाता है, और सारा कोई कैंसर वैंसर हो या कुछ ऐसा हो क्रोनिक डिजीज, केमो और रेडियो में ही उस बेचारे का सारा पैसा खर्च हो जा रहा है। या फिर उसका बिहेवियर है, नेचर है कुछ एक्स्ट्रा वेगेंजा खर्च करने का, ज़्यादा शो ऑफ करने का, कुछ भी कारण हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं एटसेट्रा। अब ये कारण के लिए फिर आपको क्या माइक्रो पढ़ाया जाता है, वहाँ पे बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, ये सब कुछ बताया जाता है वहाँ पे। तो इनका जो है सो वो नॉर्मल ट्रेंड से थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो एक्चुअल ऊपर है और एक्सपेक्टेड नीचे है, और एक्चुअल क्या है, ऊपर है। तो एक्सपेक्टेड से अगर ज़्यादा आ गया तो ये एरर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा बताओ? एरर कहलाएगा। और ज़्यादा होगा तो फिर हम इस एरर को कहेंगे पॉजिटिव एरर। क्या बोलेंगे इसको? पॉजिटिव एरर। तो इसको नाम दे देंगे UI, पॉजिटिव है यहाँ पर, पॉजिटिव UI। अब इनका देखो ना, इनका कम हो गया, लो भाई इनकी तो खर्चे बहुत कम हो रहे हैं। हो सकता है वो कंजूस होगा, बचाने का नेचर होगा, या उसकी मैरिज नहीं हुई है, बेचारा सिंगल है, कितना खर्च कर लेगा, और बिल्कुल फिट रहता है, हेल्दी भी रहता है, कोई बीमारी भी नहीं है। तो इसका नीचे हो गया एक्चुअल, तो इसका हो जाएगा नेगेटिव एरर।
तो यू आई जो है ना वो एरर के लिए रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, एरर इन पीआरएफ। एरर क्यों होता है? ड्यू टू एक्चुअल या फिर प्रैक्टिकल सिचुएशन की वजह से एरर दिखता है। अदरवाइज अगर हम लोग बुक में काम कर रहे होते तो बुक में तो हर चीज़ लाइन पे ही बिलोंग करा देते, लेकिन लाइफ में क्या हो रहा है एक्चुअली में उसको हम लोग जब ग्राफ पे डालेंगे तो सब एक लाइन को फॉलो नहीं करेगा, कुछ ऊपर होंगे कुछ नीचे होंगे। इसी के लिए स्टैटिस्टिक्स पेपर आया था, इसी के लिए स्टैटिस्टिक्स पेपर बनाया गया है कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन इज मैथमेटिक्स, प्रैक्टिकल सिचुएशन रिलेटेड टू दैट इज स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में जो डेटा आया है उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, समझ में आ गई बात? तो इसलिए इसका नाम है स्टैटिस्टिकल पीआरएफ। अगर उसमें एरर आ जाता है तो वो हो जाएगा स्टैटिस्टिकल या स्टोकेस्टिक पीआरएफ। तो अब देखो थोड़ा सा इसमें चेंज आ जाएगा, प्रैक्टिकली सारे पॉइंट उस लाइन पे नहीं लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक नया मॉडल आ गया। नया मॉडल इज वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस यू आई। ध्यान से सुनना, अब एक्सपेक्टेड तो इतना है, ये क्या है? ये एक्सपेक्टेड है, जितने को येलो में शेड किया दैट इज एक्सपेक्टेड, और जो ब्लू में है दैट इज चेंज जो प्रैक्टिकली होता है। ध्यान से सुनना, तो दिस इज योर expected value for given xi, and what is this? This is your actual yi, इसका, और this is what? Stochastic error term, stochastic error term। इसका मतलब है अगर हम एक्चुअल में से एक्सपेक्टेड माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। और एक्सपेक्टेड का तो आपको पता ही है, बिल्कुल प्योर मैथमेटिकल फंक्शन होता है, वो होता है एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड हमेशा एक लाइन होता है, ना ऊपर ना नीचे। ऊपर नीचे वाला हिसाब किताब एक्चुअल में आ रहा है, तो जो दोनों के बीच का गैप हो गया, दिस इज एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड, तो वो दे देगा एरर। इस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में ओएलएस प्रिंसिपल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ओएलएस, तो ध्यान में रखना यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब इस एरर टर्म के बारे में कुछ खास बातें हैं। एरर टर्म को कुछ और नाम से भी जाना जाता है। एरर टर्म पीआरएफ में जो है, ऐसा ही अब एसआरएफ भी करेंगे, पहले पीआरएफ में देखो। एरर टर्म ऑफ पीआरएफ यू आई बोलते हैं इसको। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है? तो पहला है, इसका कुछ कुछ नाम भी है, डिस्टर्बेंस टर्म, मतलब इसकी वजह से ग्राफ में डिस्टर्बेंस दिखता है ना, इसलिए इसको डिस्टर्बेंस टर्म कहा गया है। रैंडम भी कहा गया है, रैंडम कंपोनेंट, मतलब ये कहीं भी कुछ भी आ जाता है रैंडमली, इसका कोई बिहेवियर या पैटर्न नहीं है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक, इसको कोई निकाल भी नहीं सकता है कि अगर फर्स्ट वाले एक्स के लिए इतना एरर है तो सेकेंड वाले डेटा के लिए इतना एरर होगा, इसका कोई मतलब लॉजिक नहीं होता है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ये कभी भी एरर कहीं भी दिख सकता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक। और नॉइज कंपोनेंट भी कहा जाता है। नॉइज, जैसे नॉइज होता है ब्यूटीफुल, अच्छा म्यूजिक सुनते हैं, उसमें कुछ नॉइज आ जाता है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या आ रहा है? एरर आ रहा है, तो नॉइज कंपोनेंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये चार नाम हो गए इसके। उसके बाद से है कि वाई आई इज इक्वल टू, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू प्लस यू आई। ये तो सबको पता है, एक्सपेक्टेड में जितना एरर दिखेगा वो हो जाएगा हमारा क्या? वाई आई। अब इस पे भी एक्सपेक्टेंसी ले लो, वाई आई फॉर गिवन एक्स आई, सब पे एक्सपेक्टेंसी ले रहे हैं। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी चैप्टर 3 की, जो कि स्टैट्स में आप पढ़े थे। तो एक्सपेक्टेंसी ले रहे हैं किस पे? एक्सपेक्टेड वैल्यू पे, और प्लस एक्सपेक्टेंसी ऑफ यू आई। तो आपने पढ़ा था कि एक्सपेक्टेंसी ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये तो कांस्टेंट है ना एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो इस एक्सपेक्टेंसी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ये बाहर निकल करके यही रह जाएगा, प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई, और यहाँ पर तो ये लगा दिया। अब इसको इधर लेते आओगे तो ये जीरो हो जाएगा, दोनों जगह सेम है ना, तो कैंसिल कर दो। तो इसका मतलब है एक्सपेक्टेड एरर क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब एक अच्छा अगर पीआरएफ होगा, एक ट्रू पीआरएफ होगा,
तो उसी को हम अच्छा पीआरएफ कहेंगे, जिसके ऊपर जितने पॉइंट्स है उतने ही अगर पॉइंट्स नीचे हों, सबका पॉजिटिव गैप मिला करके नेगेटिव गैप के बराबर हो और समेशन ऑफ यूआई क्या हो जाए, 0 हो जाए। एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 आने का मतलब क्या है, सारे यूआई का सम 0 हो जाए। तो हम ऐसे लाइन ढूंढने की कोशिश करते हैं, उस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो एक और नया टर्म आ गया आपके लिए, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। बेस्ट फिट मतलब डेटा में से तो बहुत सारे लाइन गुजार सकते हैं हम लोग, देखना है कि ये भी लाइन है, 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 लेकिन ये लाइन जो है ये है लाइन ऑफ बेस्ट फिट, क्योंकि जितने पॉइंट्स ऊपर है उतने ही पॉइंट्स क्या है, नीचे है। अगर ये लाइन लोगे तो इसमें मोर नेगेटिव आ जाएगा, मोर नेगेटिव एरर, इसमें भी मोर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो बेस्ट फिट का लाइन कोई एक ही होता है, सिंगल होता है। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट के लिए, फॉर लाइन ऑफ बेस्ट फिट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑल एरर इज इक्वल टू 0, जिसको कि हम बोलते हैं मीन ऑफ एरर टर्म इज 0, मीन ऑफ एरर टर्म इज 0। इसका मतलब है कि इफ लाइन passes through, if line passes through conditional mean, conditional line या conditional mean, then expected value of ui is equal to 0. तो expectancy of error term 0, ठीक है। तो अगर कंडीशनल लाइन से लाइन पास कर गया हमारा, लाइन ऑफ बेस्ट फिट अगर सेम हो गया, तो एक्सपेक्टेड एरर क्या हो जाएगा, 0। ये हम लोगों ने प्रूव किया है, एजम्पशन मानी गई है, समझ में आ गया। अब है नेचर ऑफ स्टोकेस्टिक एरर टर्म, नेचर ऑफ स्टोकेस्टिक एरर टर्म। इसमें क्या है, The error term may be result of some absent variables in PRF which can be explained। मतलब कभी कभी तो error term किसकी वजह से आ रहा है वो explain कर सकते हैं। जैसे as for example इसमें जो था family size, ध्यान से देखो, size of a family, ये तो हम लोग explain कर सकते हैं कि भाई family size 10 का है, 8 का है, 9 का है, इसलिए expenditure ज़्यादा है। लेकिन nature को हम लोग explain नहीं कर सकते हैं, लेकिन नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। क्रोनिक डिजीज को भी एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता है, क्रोनिक डिजीज कितना पुराना है, क्या खर्चा, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर उसका बिल निकाल लें तो बिल को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो कुछ चीज़ें नेचुरल क्वालिटी होती है जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, तो उनको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि ऐसा किस वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। तो दो इसमें वजह होंगे, एरर टर्म दो कारण से आ रहा होगा, एक तो होगा जिसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे कारण हो गए जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वो बस फील करने की बात होती है। और तीसरा होता है कि मेजरमेंट में कुछ गलती हो गया हो। तो एरर टर्म 3 वजह से दिखता है आपको। तो पहला है द एरर टर्म मे बी result of some absent variables in PRF which can be explained, जिसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। एग्जाम्पल, जैसे अगर सेट स्कोर मिले, वहां पर अगर किसी बच्चे का एरर आ रहा है, नॉर्मल बिहेवियर से कुछ ज़्यादा मार्क्स आ गया है, इसका मतलब हो सकता है कि वो कुछ नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा लिया होगा, या फिर उसका डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, कम होगा, डिस्टेंस फ्रॉम लर्निंग सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम लर्निंग सेंटर कम होगा तो थकावट कम होती होगी, तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाता होगा। तो ये सब जिसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सब जो भी कॉजेज होंगे वो सब आ जाएंगे किसमें, विच कैन बी एक्सप्लेन्ड में।
अब है नेक्स्ट द एरर टर्म विच कांट बी एक्सप्लेन्ड। एरर टर्म मे बी रिजल्ट ऑफ सम एब्सेंट वेरिएबल विच कांट बी एक्सप्लेन्ड। अब कुछ ऐसे वेरिएबल हैं जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जैसे इंटेलिजेंस। अब कोई बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो उसके मार्क्स ऑब्वियसली ज़्यादा आएंगे, कोई बच्चा ज़्यादा सिंसियर है तो उसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। या इनहेरिटेड क्वालिटीज़ या फिर नेचुरल बिहेवियर को भी हम लोग इसमें काउंट करते हैं। इन सब चीज़ों को मेजर नहीं किया जा सकता कि कौन कितना इंटेलिजेंट है। ये थोड़ी कह सकते हैं कि बी जो है वो ए से इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है इसलिए इसका इतना ज़्यादा मार्क्स आया, तो सी का इतना मार्क्स आना चाहिए क्योंकि सी इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट को कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए कुछ होता नहीं है, स्केल तो होता नहीं मेजर करने के लिए। तो कुछ ऐसे वेरिएबल भी होते हैं जिनकी वजह से एरर दिखता है। और तीसरा है एरर्स ड्यू टू मेजरमेंट। एरर्स ड्यू टू मेजरमेंट, कभी कभी मेजरमेंट में गलती हो जाती है। जैसे हम लोग वेट मेजर कर रहे हैं और वेइंग स्केल ही अगर गड़बड़ है तो सबका क्या आएगा, गलत आएगा। सबका अगर मान लो 2 kg अगर जीरो एरर है तो 2 kg सबका ज़्यादा ही आएगा, तो वो भी हो सकता है एरर्स ड्यू टू मेजरमेंट। अब एक और छोटा सा टॉपिक आज के क्लास में करते हैं हम लोग, उसके बाद से फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे ओकेम्स रेजर प्रिंसिपल। रेजर का काम क्या होता है बच्चे? हाँ हंसो मत, वही बात है, रेजर, जो रेजर आप लोग यूज करते हो। तो रेजर का मतलब होता है जैसे फेस पे आ गए, हेयर्स आ गए, मूछ दाढ़ी हो गया, आपको नहीं अच्छा लग रहा है, आपको क्लीन शेव करना है तो आपने रेजर से हटा लिया। तो मेन जो है रेजर का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जो अनवांटेड चीजें उनको क्या करना है, रिमूव करना है। तो कभी कभी रिग्रेशन में ना बहुत सारे वेरिएबल आ जाते हैं, मान लो 8-10 अगर x की वैल्यूज ले लिए, वो फिर बहुत दिक्कत करेगा। तो कम वेरिएबल रखोगे ना तो ज़्यादा आसानी होगी कैलकुलेशन करने में। अब कहोगे मैम कैलकुलेशन क्या करना होता है, तो हमें इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालनी होती है, स्लोप की निकालनी होती है, जो कि नेक्स्ट क्लास में OLS मेथड में सीखेंगे। उसके लिए देखना कितना पापड़ बेलना पड़ेगा सिर्फ 2 वेरिएबल में। चलो 3 वेरिएबल तक का भी चैप्टर 4 में हम लोग सीखेंगे, लेकिन 3 वेरिएबल से ऊपर का हमें नहीं सीखना है। अब वो सीधा सॉफ्टवेयर पैकेज ही निकालता है, उन सब में प्रोग्राम फीड किया गया है। हम लोगों को 3 से ऊपर हम लोग नहीं निकाल सकते मैनुअली, बहुत मुश्किल होगा। तो ओकेम्स रेजर प्रिंसिपल में, ओकेम इज द नेम ऑफ इकोनोमेट्रिशियन, तो उन्होंने कहा था कि कम से कम वेरिएबल रखो जिससे हमारा काम चल जाए, ताकि कैलकुलेशन हमारा इजी रहे। अगर आप ज़्यादा वेरिएबल अपना ओवर स्मार्टनेस दिखलाने के लिए डालोगे तो फिर कैलकुलेशन के जाल में फंसोगे, फिर आपका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पाएगा। तो यही है ओकेम्स रेजर प्रिंसिपल। कभी कभी 1 नंबर में ये पूछ देता है BCD पार्ट में। इकोनोमेट्रिक्स में ना आपका 40% थ्योरी और 60% न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। न्यूमेरिकल भी थोड़ा थोड़ा थ्योरी के टच का होता है, BCD पार्ट में कहीं कहीं थ्योरी पूछ देता है। जो 40% थ्योरी होता है वो आपका लास्ट के जो 4 चैप्टर्स है ना, 7, 8, 9, 10 उनसे आता है, और शुरुआत के 2, 3, 4, 5, 6 से न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ओकेम्स रेजर प्रिंसिपल में लिखते हैं, तो ये 1 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। इफ वी कैन एनालाइज, इनका प्रिंसिपल क्या है, इफ वी कैन एनालाइज with less number of variable, with less number of variables, then why to take more, ज़्यादा वेरिएबल लेने की ज़रूरत क्या है, take minimum number of variable, take minimum number of variables for easy calculation and simplified model। मॉडल बोले तो जैसे y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1x, यही हमारा मॉडल है, इसी को निकालते हैं। इसी मॉडल के बारे में पूरा हम लोग डिस्कशन करेंगे, एंड सिंप्लीफाइड मॉडल। तो ये था हमारा ओकेम्स रेजर प्रिंसिपल। मुझे पता है कि फर्स्ट क्लास में आपको 100% नहीं समझ में आएगा, आ ही नहीं सकता। सिर्फ उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो पहले कहीं ना कहीं पढ़ रखे हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है
उसको फर्स्ट क्लास में 100% कभी नहीं आ सकता। पेशेंस रख के शुरुआत का 2-3 क्लास लो, जब चैप्टर 2 खत्म होगा, चैप्टर 3 खत्म होगा, तब आपका जाकर के कुछ बेस बनेगा इकोनोमेट्रिक्स का, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि भाई इसमें चल क्या रहा है। तो अभी आपको बड़े पेशेंस के साथ हर चीज़ों को समझना है और नेक्स्ट क्लास का वेट करना है। आराम से धीरे धीरे सारे क्लासेस को समझना है, 2 बार 3 बार पढ़ना है, ठीक है। कुछ चीज़ें आप 10 बार भी पढ़ लोगे तो भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो फिर आपको चैप्टर 4 के बाद जब आप दोबारा पढ़ोगे ना चैप्टर 2 का आज फर्स्ट वाला लेक्चर, तो कुछ चीज़ें आपको चैप्टर 4 के बाद ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि फिर वहाँ तक हम लोग एक्सप्लेन कर चुके होंगे। तो अगर कुछ चीज़ें ना समझ में आए तो आप वेट करो, चैप्टर 4 के बाद तो अब आप कुछ भी समझने के लायक हो जाओगे इकोनोमेट्रिक्स में। तो ये था आज के क्लास में इतना। तो इकोनोमेट्रिक्स में आपको करना क्या है, तो रेगुलर रहना है, एक दिन में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ोगे सब दिमाग से निकल जाएगा, खिचड़ी पक जाएगी। एक दिन में 1 लेक्चर पढ़ना है, हद से हद 2 लेक्चर पढ़ना है, उसको पहले समझना है, उसको आराम से स्टोर होने दो, उसको प्रोसेस होने दो माइंड में, फिर नेक्स्ट डे रिवाइज करके फिर पढ़ना है। रिवीजन इसमें बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कुछ नहीं दिमाग में घुसेगा, ठीक है। और अभी तक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो समझ लो कि बस अब आप खतरे के निशान से क्या हो, जस्ट नीचे हो। अब अपने आप को बचाओ और पढ़ना शुरू कर दो, बहुत कम दिन रह गए अभी एग्जाम में। तो दिस इज चैप्टर 2 और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे SRF। आज हम लोगों ने इकोनोमेट्रिक्स का बेसिक्स सीखा कि व्हाट इज रिग्रेशन, रिग्रेशन एनालिसिस क्यों करते हैं, PRF क्या होता है, कंडीशनल मीन क्या होती है, PRF में एरर टर्म क्या होता है, एरर टर्म क्यों दिखता है, ये सारा कुछ हमने पढ़ा। ओकेम्स रेजर प्रिंसिपल भी पढ़ा, आइडिया थोड़ा थोड़ा लग चुका है। अब वही सारी चीज़ें SRF में रिपीट होंगी, लेकिन SRF में थोड़ा थोड़ा चीज़ें चेंज हो जाएंगी। बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, लेकिन SRF अब सैंपल से रिलेटेड होगा। फर्स्ट क्लास में हमने जो भी पढ़ा वो सारा कुछ पॉपुलेशन के डेटा से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्लास में जो भी कुछ पढ़ेंगे वो सब कुछ सैंपल डेटा पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय 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 बाय।